Hello students, welcome to lecture number 4 of this nuclear physics course. Students, in last lecture we discussed about some basic properties like charge, mass, size and density of the nucleus. In this lecture we are going to discuss some important quantum mechanical properties of the nuclei. Quantum mechanical properties, let's start. So the first property is nuclear spin. न्यूक्लियर स्पिन, जो एक न्यूक्लियस के टोटल एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपका फोर्स, नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, अगर नेट फोर्स, और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। यह एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो न्यूक्लियस के ऊपर नेट टॉर्क जीरो, दैट्स वाई इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। अब न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम किस वजह से होता है? देखिए, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में, जैसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, जो न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा, एक एटम किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। सो लाइक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, जस्ट लाइक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉन्स के, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपने पढ़ रखा है, दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो हैव ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, और ऑर्बिटल मोशन की वजह से आपका क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड हैंस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन मोशन की वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड हैंस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ तक क्लियर है? देखिए, स्पिन का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि स्पिन क्या होता है। हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन का ये एक्सिस है और प्रोटॉन अपने एक्सिस के अराउंड, अपने खुद के ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करे, तो उसको, उस मोशन को बोलते हैं स्पिन मोशन, और इस मोशन की वजह से भी हमें एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन को हम एक साथ इंक्लूड करते हैं तो हमें टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा एक न्यूक्लियस का। ठीक है बच्चों? सो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स आर इन कांस्टेंट मोशन इन डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स विद इन न्यूक्लियस। जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकुलर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं, इसी टाइप से न्यूक्लियॉन्स के भी न्यूक्लियस के अंदर क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स होते हैं और वो उन्हीं में रिवॉल्व करते हैं। तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसी एक पार्टिकुलर एक न्यूक्लियन का, वो न्यूक्लियन क्या हो सकता है? वो न्यूक्लियन प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं एक प्रोटॉन की, अगर प्रोटॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम PL से रिप्रेजेंट करें और स्पिन एंगुलर मोमेंटम PS से रिप्रेजेंट करें, तो उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल I. So this is the total angular momentum of a nucleon, of a single nucleon. It may be proton or it may be neutron, but single. लेकिन एक न्यूक्लियस के अंदर बच्चों, एक न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस एज ए वोल, इट कंटेन्स मैनी न्यूक्लियॉन्स। तो सभी न्यूक्लियॉन्स के हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करना है। जब आप सभी न्यूक्लियॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं तो आपके पास एक न्यूक्लियस का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस। और जब आप सभी न्यूक्लियॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं तो आपको एक न्यूक्लियस का टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम आपको मिलेगा। और जब आप एक न्यूक्लियस के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हो, दिस इज वेक्टर सम करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस, और इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर स्पिन। तो न्यूक्लियर स्पिन जब बोला जाए तो आप सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम कंसीडर ना करें। न्यूक्लियर स्पिन मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, और ये क्या होता है? दिस इज सम ऑफ द ऑर्बिटल एज वेल एज वेक्टर सम, इनफैक्ट वेक्टर सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये जो I है, I क्या है बच्चों? जो
न्यूक्लियर स्पिन है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अभी हमें देखना है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। मैग्नीट्यूड क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस गिव्स मैग्नीट्यूड, आपको अभी वो कैलकुलेशंस नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू लर्न दिस एक्सप्रेशन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर स्पिन आई is given by square root of I plus 1 and this h cross is outside the square root, h cross square root के अंदर नहीं है। I की जो वैल्यू है, I क्या होता है, अगर I के ऊपर आप वेक्टर लगा देते हैं इट मीन्स टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं, न्यूक्लियर स्पिन। और आई के ऊपर वेक्टर नहीं लगाएंगे तो ये क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसकी वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं बच्चों, 0, 1/2, 1, 3/2, 2। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है, हाफ इंटीग्रल वैल्यूज़ आर ऑल्सो पॉसिबल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक बड़ा सिंपल था। हमने क्या किया, सभी न्यूक्लियॉन्स के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया तो हमें टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिल गया, और सभी न्यूक्लियॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटा को ऐड किया तो हमें टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल गया, और फिर दोनों को ऑर्बिटल और स्पिन को ऐड कर दिया तो हमें टोटल न्यूक्लियर स्पिन मिल गया, क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं। अब देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आई, ये आई इस डायरेक्शन में है न्यूक्लियर स्पिन, आपको इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, हम यूजुअली जेड डायरेक्शन लेते हैं। तो ये जो इसका कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, इट विल बी गिवन बाय mh। इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आई के ओरिएंटेशन के साथ साथ ये वैल्यू भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर आई की डायरेक्शन ये है तो आपका जो कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा, कंपोनेंट बढ़ जाएगा। तो आई की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आई की ओरिएंटेशन, जो स्पेस में आई की जो ओरिएंटेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। आई जेड इज इक्वल टू एम एच क्रॉस, आई जेड कितना है, एम एच क्रॉस। एम एक क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू -i से लेके +i तक जाएगी, -i से लेके +i तक एक एक ऐड करते जाएं इंटीग्रल स्टेप्स में, -i +1 -i +2 माइनस एंड सो ऑन एंड अप टू i -2 i -1 एंड i। ओके, आप कोई भी i है -i से स्टार्ट करें +i तक जाएं, एक एक जोड़ते जाएं इंटीग्रल स्टेप्स में। वो जो वैल्यूज़ हैं उस m की वो सारी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितना हो जाएगा, 2i + 1। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए i की वैल्यू 2 है तो m की कितनी वैल्यूज़ होंगी, दैट इज़ 2 × i की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 2 + 1। तो m की 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। 5 वैल्यूज़ कौन सी पॉसिबल हैं बच्चों, -2 -i से स्टार्ट करेंगे, -2 -1 0 1 और 2, ये 5 वैल्यूज़ m की 5 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इससे हम ये भी पता चलता है कि जो i है उसका स्पेस क्वांटाइजेशन है। इसको हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पेजेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अभी तक आपको ये समझना है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, जैसे हम यहाँ पे जेड डायरेक्शन लिया है तो उस डायरेक्शन के अलोंग उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप m की मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, i। ठीक है बच्चों, यहाँ से पता लग रहा है m की मैक्सिमम वैल्यू i होगी, तो i z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो i h क्रॉस होगी। ये तो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं i z की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। i z क्या है, कंपोनेंट ऑफ i इन द डायरेक्शन ऑफ z, कंपोनेंट ऑफ i इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो i की पाँच कंपोनेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ i z, लेकिन मैक्सिमम कौन सा होगा, दैट इज इक्वल टू i × h क्रॉस। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल डिस्कस स्पेस क्वांटाइजेशन। देखिए बच्चों, अगर आपके पास i की वैल्यू है 5/2 i, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, i की वैल्यू 5 है, तो m की कितनी वैल्यूज़ होंगी, -i + i। अभी क्या बोला था, -i से +i, m ये होंगी आपकी m की वैल्यूज़। इंटीग्रल स्टेप्स में ये भी ध्यान रखना है,
इंटीग्रल स्टेप्स एक एक जोड़ते जाएंगे। -5/2 एक जोड़ दिया इसमें, -3/2, -1/2, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा बच्चों। -1/2 में एक ऐड करोगे तो +1/2, +3/2, +1/2, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस डायग्राम में इलुस्ट्रेशन है इसका। आई की ये वैल्यूज़ पॉसिबल हैं बच्चों। देखिए आई जेड की वैल्यूज़ कौन कौन सी पॉसिबल हैं। आई जेड इट में बी -5/2 एच क्रॉस, ठीक है ना। इट में बी -3/2 एच क्रॉस, इट में बी -1/2 एच क्रॉस, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इट में बी +1/2 एच क्रॉस, +3/2 एच क्रॉस एंड +5/2 एच क्रॉस। +5/2 और -5/2 में क्या डिफरेंस है, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा इनका। तो आप ये देखिए कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग, जेड डायरेक्शन के अलोंग आई के ही 6 कंपोनेंट हो सकते हैं, इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता, ठीक है। इट मीन्स आई की जो डायरेक्शन है वो भी क्वांटाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि स्पेस में आई की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। जो न्यूक्लियस का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इट हैव ओनली स्पेसिफिक डायरेक्शंस इन स्पेस। और जब हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अबाउट उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज किया, जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज किया तो हमने देखा अगर आपके आई की वैल्यू 5/2 है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की वैल्यू 5/2 है, ठीक है। अब आई से ही हमें √i +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम। आपका आई क्या है, 5/2। आई की वैल्यूज़ इस पर डिपेंड करेगी एम की वैल्यू। एम की कितनी वैल्यूज़ हुई, 6 वैल्यूज़। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका आई की डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट आई का जो आई के कंपोनेंट जेड की डायरेक्शन में वो 6 कंपोनेंट ही हैं। ओनली 6 पॉसिबल कंपोनेंट्स, दीज आर -5/2, -3/2, -1/2 एंड +1/2, 3/2 एंड 5/2, ठीक है बच्चों। एक बार दोबारा से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्पेस क्वांटाइजेशन क्या होता है। देखो आपके आई की ये डायरेक्शन है, ठीक है, और इसका कंपोनेंट ये आपका आई है और ये आपकी जेड डायरेक्शन है। तो इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में कितना हुआ, ये कंपोनेंट हो गया, इतना वैल्यू होगा इसका, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ पे ये आपका आई है और इसका कंपोनेंट ये 3/2 है। अब आई की डायरेक्शन ये नहीं हो सकती। आई की डायरेक्शन ये क्यों नहीं हो सकती, अगर ये आई की डायरेक्शन है तो ये कंपोनेंट कितना हुआ, ये कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक। लेकिन एम की तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, एम की ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। -3/2 एच क्रॉस से लेके फिर -1/2 एच क्रॉस ही है, या प्लस में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो अब यहाँ कितना है, +3/2 एच क्रॉस, यहाँ कितना है 1/2 एच क्रॉस। इसके बीच में कोई भी वैल्यू आई जेड की नहीं हो सकती। अगर आई जेड की वैल्यू इसके बीच में, ये देखिए यहाँ पे शो कर रखा है 3/2 पॉसिबल है, 5 और 1/2 पॉसिबल है, 1/2 के बाद 3/2, 3/2 के बाद 5/2, 1/2 और 3/2 एच क्रॉस के बीच में आई जेड की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। ये मिला हमें कहाँ से, क्वांटम मैकेनिक्स से, इसी को क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो इट मीन्स अगर ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है आई जेड की, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो ये आई की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ये होगी तो वैल्यू ये हो जाएगी, पर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। एक बार दोबारा से कोशिश करेंगे इसको समझने की। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए आप बोलें कि सर आई की डायरेक्शन ये है, आपने डायरेक्शन यहाँ क्यों नहीं बनाई। अगर हम डायरेक्शन यहाँ बनाते हैं तो आई का कंपोनेंट जेड की डायरेक्शन में आता है 3/2 एच क्रॉस। अगर आपकी डायरेक्शन ये है तो आई का कंपोनेंट जेड की डायरेक्शन में आता है 1/2 एच क्रॉस।
ये कोई बात नहीं, ये सेटिस्फाइड है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग 1/2 h क्रॉस भी iz की वैल्यू हो सकती है और 3/2 h क्रॉस भी हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलें कि डायरेक्शन यहाँ हो जाए, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर है तो आपका कंपोनेंट यहाँ आएगा, ठीक है। और इस कंपोनेंट की वैल्यू कितना होगा, 1/2 और 3/2 के बीच में। लेकिन 1/2 और 3/2 के बीच में तो iz की कोई भी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये ओरिएंटेशन, ये डायरेक्शन i की पॉसिबल नहीं है, i की ये डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शंस ही पॉसिबल हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस की, और इसी को बोलते हैं हम स्पेस क्वांटाइजेशन। तो यहाँ से अभी हमें पता चला कि जो न्यूक्लियर स्पिन है उसकी डायरेक्शंस भी और मैग्नीट्यूड भी दोनों ही क्वांटाइज्ड हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि आई की हाफ इंटीग्रल वैल्यूज कैसे पॉसिबल हैं। सो लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज। देखिए हाफ इंटीग्रल वैल्यूज अभी हमने देखा, आई कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो आपके पास बच्चों जो न्यूक्लियाई होते हैं, किसी न्यूक्लियस में इवन मास नंबर है, इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, किसी में ओड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हम पहले डिस्कस करेंगे इवन मास नंबर वाले न्यूक्लियस की। इवन मास का मतलब क्या है, उसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं। इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। अब देखिए जो क्वांटम नंबर, जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना रहेगा, हमेशा 1/2। एक न्यूक्लियॉन का आप प्रोटॉन लें न्यूट्रॉन लें, इसका स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा, 1/2। स्पिन हो सकती है इसकी +1/2 -1/2, अप या डाउन स्पिन हो सकती है, स्पिन अप या डाउन। जो स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड है वो 1/2 रहेगा। आपको इस बात पे ध्यान रखना है, स्पिन अप है या डाउन है, आप इस बात पे अभी ध्यान ना दें। तो स्पिन क्वांटम नंबर का मैग्नीट्यूड 1/2। तो अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो उनका टोटल स्पिन कितना होगा, इंटीग्रल होगा। किसी भी इवन नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको इंटीजर मिलेगा। इसी टाइप से सेम यहाँ पे इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो इंटीजर प्लस इंटीजर इट वुड बी इंटीजर। और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा ही इंटीग्रल होगा। हमने एटॉमिक फिजिक्स में भी पढ़ा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्या होगा, हमेशा ही इंटीग्रल होगा। तो आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर आई। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो आई भी क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसी टाइप से इवन कब हो सकता है, दोनों ही ओड हो, प्रोटॉन्स भी ओड हैं, फॉर एग्जांपल 3 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स तो 8 हो जाएगा। तो ओड प्रोटॉन्स और ओड न्यूट्रॉन्स, ओड प्रोटॉन ओड न्यूट्रॉन्स में क्या आएगा, ओड इंटू 1/2 हाफ ओड इंटीजर हो जाएगा। 3 इंटू 1/2 कितना होगा, 3 इंटू 1/2 3/2 प्लस 5 न्यूट्रॉन्स मान लिए तो 5/2, 3/2 प्लस 5/2 ये दोबारा से 4 हो जाएगा, 3/2 प्लस 5/2। तो ये 4 क्या हुआ, ये भी इंटीजर हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमारा न्यूक्लियस का मास नंबर इवन है तो आपका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है वो इंटीजर होगा। वो क्या होगा, इंटीजर। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑलरेडी इंटीजर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये ऑलरेडी इंटीजर है। इवन के केस में इवन या ओड न्यूक्लियाई बोले, मतलब इवन ए अगर न्यूक्लियाई है तो आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी इंटीजर है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने यही तो डिस्कस किया है कि आई की इंटीग्रल और हाफ इंटीग्रल वैल्यूज़ कैसे पॉसिबल हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज़ का हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया है। अगर इवन मास नंबर है तो इंटीग्रल वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। और इनफैक्ट अगर आपके न्यूक्लियस इवन है, जैसे इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसमें क्या होता है, सभी प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ पेयर अप करेंगे, एक दूसरे की स्पिन को कैंसिल कर देंगे। इसी टाइप से न्यूट्रॉन्स भी पेयर अप करेंगे और एक दूसरे की स्पिन को, एक की स्पिन अप होगी दूसरे की डाउन होगी अगर इवन है तो। फॉर एग्जांपल 8 प्रोटॉन्स हैं तो 8 प्रोटॉन्स इस तरह से अलाइन हो जाएंगे कि जो नेट स्पिन है वो इंटीजर भी क्या, वो 0 ही हो जाती है। इसी टाइप से न्यूट्रॉन्स भी होंगे तो वो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, पेयरिंग इफेक्ट।
तो इवन न्यूक्लियाई में ऑल प्रोटॉन्स पेयर अप टू गिव जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड सिमिलरली ऑल न्यूट्रॉन्स पेयर अप टू गिव जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हैंस टोटल जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा इवन न्यूक्लियाई का वो जीरो हो जाएगा बच्चों। उसके बाद ओड न्यूक्लियाई की बात करते हैं। ओड न्यूक्लियाई में जो ओड होते हैं, ओड न्यूक्लियाई में क्या होगा, दे हैव द टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी 1। अब देखिए हम बात करते हैं ये 3 और 5 की। 3 में क्या होगा, ये 3 इस टाइप से अलाइन हो सकते हैं, ये पेयरिंग इफेक्ट की वजह से 0, इसका स्पिन 1/2। जो लास्ट न्यूट्रॉन, जो ओड में जो लास्ट पार्टिकल बचेगा, आप 3 क्या आप 113 भी ले लें, अगर आप 113 भी लेके चलेंगे तो जो 112 प्रोटॉन्स हैं वो पेयर अप हो जाएंगे और लास्ट 113th जो प्रोटॉन बचेगा वो बच जाएगा, उसकी वजह से आपका स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। इसी टाइप से इसमें भी जो लास्ट है उसकी वजह से होगा। तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, 1/2, क्योंकि बचा तो एक ही, जो 112 है वो तो पेयर अप हो गए, तो लास्ट 1 है वही बचा, और इसमें भी लास्ट 1 बचेगा, तो इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1/2, इसका भी 1/2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ओड न्यूक्लियाई में टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर ओड है। मास नंबर ओड किस टाइप से हो सकता है, ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इसका अपोजिट ले लीजिए, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बात दोनों में सेम ही है। तो ओड को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ ओड इंटीग्रल, इवन को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रल, इन दोनों को ऐड करेंगे हाफ ओड इंटीग्रल। अब देखिए ऑर्बिटल क्वांटम नंबर इंटीग्रल ऑलवेज, नंबर ओड ए के केस में हाफ इंटीग्रल, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, हाफ इंटीग्रल हो जाएगी। तो समझ में आ गया बच्चों, अगर आपका इवन ए है तो इंटीग्रल वैल्यू होगी आई की, और आपका अगर आपका ओड ए है तो आई की हाफ इंटीग्रल वैल्यू हो जाएगी। अगर आपका आई इंटीजर है तो आई जेड वुड टेक, आई जेड की भी कौन सी वैल्यू होंगी, अगर आप मान लीजिए आपका आई की वैल्यू 2 है तो आई जेड की कितनी वैल्यू, -2, -1, 0, 1 और 2 होंगी आई जेड की वैल्यूज़। तो आई जेड वुड ऑल्सो टेक इंटीग्रल वैल्यूज़, इसमें 0 भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका आई जेड आई हाफ इंटीग्रल है, आई हाफ इंटीग्रल है तो आई जेड की आई मान के चले आप 5/2 है, तो आई जेड की कितनी वैल्यूज़ होंगी बच्चों, -5/2, -3/2, -1/2, 1/2, 3/2 एंड 5/2। इसमें कहीं 0 नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन ऐसी होगी। इसमें 0 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन ऐसी होगी कि कोई भी कंपोनेंट 0 कंपोनेंट नहीं होगा जेड डायरेक्शन के लिए। अब ये एक एग्जांपल, ये देखिए आपके सामने डायग्राम है, आई जेड की वैल्यू 5/2, ये सारी पॉसिबल डायरेक्शन, दिस इज आई, दिस इज आई, ये आई है, ये वेक्टर आई है, सारे के सारे, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है, क्वांटाइज्ड है, कुछ पार्टिकुलर डायरेक्शन ही ले सकते हैं। अगर आपका आई 5/2 है तो आई जेड -5/2, -3/2 एंड अप टू +5/2, और इसी टाइप से ये इनके कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में शो कर रखे हैं। अगर आपका आई 2 है तो आई जेड की ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, और ये 5 कंपोनेंट्स देखिए 0, आई, फिर आई की ये भी डायरेक्शन होगी, और इसका कंपोनेंट, अगर आई की डायरेक्शन ये है तो इसका कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ 0 पॉसिबल नहीं है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू।